हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। आज हम वीडियो नंबर 33 बनाने जा रहे हैं, जो कि मॉड्यूल 2 एसी सर्किट्स हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट किया था 32 में। एंड अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा, समझा होगा कि हमने जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो ये थे कि एसी और डीसी में बेसिकली क्या डिफरेंस है और एसी और डीसी के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, एंड हम एसी को ही क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जो कि फर्स्ट लेक्चर था एसी सर्किट से रिलेटेड, राइट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो एसी सर्किट का बनाने जा रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ एसी, कि एसी जनरेट कैसे हो रहा है और कौन कौन से लॉज उसके लिए एप्लीकेबल हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग एसी का जनरेशन होता है। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज जनरेशन ऑफ एसी, ठीक है। दिस इज द टॉपिक, जनरेशन ऑफ एसी। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बेसिकली कैसे होता है जनरेशन, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर हम देखें इन्वॉल्वमेंट के बारे में, जो मेन जो की है एसी को जनरेशन की, वो की है कि हमारे पास एक कॉयल होनी चाहिए या दूसरा हमारे पास होना चाहिए एक मैग्नेट। दो चीज़ें हमारे पास होना मस्ट है, राइट। तो अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएं तो एक मैग्नेट ले लेते हैं हम यहाँ पर। दिस इज़ आवर मैग्नेट, वी हैव नॉर्थ पोल हेयर, साउथ पोल हेयर, एंड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये हमने एक मैग्नेट ले ली है, नॉर्थ साउथ पोल दोनों को मिला के, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, राइट। इन दोनों कॉइल्स के बीच में हम एक कॉयल रख देते हैं। लेट्स कीप इट ए कॉयल हियर। एक कॉयल है ये, राइट। दिस इज़ द कॉयल हमारे पास जो है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मैग्नेट भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट टाइप की जितनी भी मैग्नेट्स हमारे पास हैं अवेलेबल, किसी भी टाइप की हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मशीन्स अवेलेबल हैं, मोटर्स हैं या और भी जितनी भी मशीन्स हैं जहाँ पर भी ईएमएफ का जनरेशन होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास मैग्नेट्स होती हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स जो हमें सबसे ज़रूरी है चाहिए, जहाँ से हमें ईएमएफ को जनरेट करना है, राइट। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ पोल हमारे पास है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन में हमने रखा है, और यहाँ पर हमने कॉयल ली है, राइट, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो कॉयल है, ये दोनों ही एक डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर आप कहें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉयल के थ्रू बहुत ही मिनिमम कट हो रहा है। कटिंग हमें करनी है बेसिकली, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमें कट करना है, राइट। अगर आप इसी मैग्नेटिक कॉयल को इस डायरेक्शन में रखें, लेट्स से कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमने चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया कि ये जो है रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट किया, ये इसकी एक्सिस है लेट्स से, राइट। हमने इसकी एक्सिस के अक्रॉस इसको रोटेट करके इस तरह पे कर दिया है। अब ये इस डायरेक्शन में आ गई है रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन रोटेशन जो हो रहा है, राइट। अभी आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कट हो रहा है इस कॉयल के थ्रू, राइट। जैसे ही इसका जो डायरेक्शन था, पहले ये डायरेक्शन था, अब इसको हमने प्लेस कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इस तरह से, ठीक है। जैसे ही ये इस तरह से प्लेस हुआ, 90 डिग्री से रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ से साउथ पोल में, वो मैक्सिमम कट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉयल है, जब आप परपेंडिकुलरली यहाँ पर अटैच हो गई है, तो मैक्सिमम जो फ्लो है वो अटैच हो रहा है। उसके बाद फर्दर अगर 90 डिग्री का मूवमेंट होगा, 90 डिग्री के मूवमेंट के बाद ये यहाँ कहीं आ जाएगा। मैं इसी के ऊपर ओवरलैप करके अगर इसको बनाऊँ डिफरेंट कलर से, तो इट विल लुक लाइक दिस हियर, राइट। ये जो कॉयल है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी आफ्टर मोर 90 डिग्री रोटेशन, या फिर आप इनिशियल पोजीशन से कहें कि 180 डिग्री रोटेशन हो चुका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली यू विल मेक मोर 90 डिग्री रोटेशन, इट विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड फॉर अनदर 90 डिग्री इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि हमने 4 स्टेप में
90 डिग्री करके पूरा 360 डिग्री रोटेशन किया है, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि जब आपका ये इस पोजीशन पर है, यहाँ पर एक एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज द एक्सिस, राइट। इस एक्सिस पे अगर आप इस ईएमएफ को देखें, अब पहला जो सवाल है वो ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों रोटेट हुआ है यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली जो रोटेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही लें, हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। बेसिकली हमें एक डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करना है, राइट। वो मैग्नेटिक फील्ड कट कब होगा, जब ये रोटेट करेगा, राइट। जब ये कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, रोटेट होगा, घूमेगा, तो ये एक स्पीड पर रोटेट करेगा। लेट्स से कि वो जो स्पीड है, जो घूमने की जो स्पीड है वो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। वो ओमेगा स्पीड से आपका रोटेट हो रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की स्पीड से, ठीक है। अब ये जो कॉइल है ये जब ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये धीरे धीरे कट करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अपना पोजीशन थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा सा आपका मैग्नेटिक फील्ड कट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे 90 डिग्री रोटेशन पे इस पोजीशन में आएगा तो मैक्सिमम आपका फ्लक्स कट होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कट होगा। वापस से जो बैक टू दिस पोजीशन 90 डिग्री के बाद फर्दर 90 डिग्री मूव करेगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से, मान लीजिए ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो अभी इस पोजीशन में ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका घूम के इस तरफ आ गया, 2 आपका घूम के इस तरफ आ गया। लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनली मेन पोजीशन से देखें तो दोनों की पोजीशन सिमिलर है, यानी कि जो मिनिमम फ्लक्स यहाँ पर कट हो रहा था, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो कट कर रहा था, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है जब ये 180 डिग्री से रोटेट हो चुका है। तो अगेन मिनिमम कट होगा, फिर फर्दर वो मूव करेगा 90 डिग्री से, यानी कि इनिशियल पोजीशन से 270 डिग्री पे रोटेट होगा, तो आपका वापस से मैक्सिमम फ्लक्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में एक ईएमएफ जनरेट होता है, वो ईएमएफ साइनोसॉइडल नेचर का होता है, ठीक है। किस तरह से जनरेट होगा, मान लीजिए ये वो इनिशियल पोजीशन है जहाँ पर हमने ये पर्टिकुलर पोजीशन को ड्रॉ किया है, ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेयर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज बीइंग कट बाय दिस कॉइल मिनिमम क्वांटिटी, राइट। उस मिनिमम क्वांटिटी को हमने माना है कि यहाँ पर ज़ीरो फ्लक्स कट हो रहा है, और ज़ीरो फ्लक्स कट हो रहा है तो ईएमएफ भी ज़ीरो ही है, राइट। जैसे जैसे ये रोटेट होना शुरू हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे वैसे आपका जो फ्लक्स है, ईएमएफ है, वो जनरेट होना शुरू हुआ। यहाँ पर ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे हमने इसको अलाइन किया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये है आपका 90 डिग्री, ये था आपका 0 डिग्री, दिस वाज द 0 डिग्री, दिस यहाँ से घूमकर ये 90 डिग्री पर आ गया, दिस इज़ नाउ द 90 डिग्री। 90 डिग्री पर मैक्सिमम फ्लक्स आपका कट करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपका कट करेगा कोयल से, तो मैक्सिमम ईएमएफ आपका जनरेट होगा, दिस इज़ ईएमएफ, राइट। उसके बाद फर्दर अब अगर उसको घुमाने जा रहे हैं 90 डिग्री और घुमाएंगे, 90 से 90 आने में 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री होने के साथ साथ ये वो पोजीशन होगी 180 डिग्री की जहाँ पर वापस से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड कट होने की जो कंडीशन है वो मिनिमम हो जाएगी और आपका ईएमएफ फिर से ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन है ईएमएफ में, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, राइट। मैक्सिमम से वापस बैक टू ज़ीरो, राइट। उसके बाद फर्दर आप उसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो आप में जो कट करेगा वो पोजीशन जो है वो उल्टी हो चुकी है, और उल्टी पोजीशन में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो जनरेशन होगा आपका 270 डिग्री पर मैक्सिमम, बट इन दिस केस इट विल बी नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। 270 डिग्री पे जब आपका 1 पॉइंट नीचे होगा, 2 पॉइंट ऊपर होगा, तो उस केस में मैक्सिमम तो होगा लेकिन अपोजिट होगा, जो कि प्रीवियस वाली पोजीशन के था। ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। उसके बाद फर्दर अगर आप उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो यू विल हैव कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन एंड योर ईएमएफ विल बिकम लाइक दिस, इट विल गो हियर एंड विल बिकम 0 360 डिग्री, राइट। तो ये जो आपका वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म को हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, इसी को हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। व्हाई दिस इज साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, बिकॉज इसका जो फंक्शन है वो होता है साइन फंक्शन, राइट। अगर आप इसको कहें कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस मैक्सिमम वैल्यू लेट अस से EM, राइट। मैक्सिमम मतलब जितना भी मैक्सिमम वैल्यू तक रीच हुआ है। अब चूंकि ये जो रोटेशन है ये यूनिफॉर्म रोटेशन है, बराबर एक ही स्पीड से रोटेट हो रहा है, सेम टाइम में सेम एंगुलर मोशन हो रहा है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको एग्जैक्टली
180 डिग्री के बाद वापस से मिलेगी, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी की मिलेगी। तो इन दिस केस यू विल हैव दिस माइनस ऑफ EM, राइट। दिस इज 0 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ 0, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, और ये जो आपका एक्सिस है दिस इज ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा टी, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज E इज इक्वल्स टू, दिस विल बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी। ये इस वेव फॉर्म का फंक्शन हो जाएगा, वेयर E स्टैंड्स फॉर EMF, बट दिस EMF इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो स्मॉल लेटर में हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो EM है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF, EM, ठीक है। साइन आपका हो गया साइन फंक्शन, ठीक है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ओमेगा आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी आपका है टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका एक कंप्लीट साइनोसॉइडल फंक्शन बनता है E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये तो थी जनरेशन की बात, जिसमें हमने देखा कि दो कॉइल्स के बीच में अगर हम दो मैग्नेट्स के बीच में अगर हम एक कॉइल को रोटेट करें किसी भी एक डायरेक्शन में विद सम स्पीड जो हमने ओमेगा ली है, यहाँ हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम किया है, तो हम ये देखते हैं कि एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट होती है जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसका फंक्शन है E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो जनरेशन ऑफ EMF है ये कैसे हुआ, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, कि ये किस तरह से ये पर्टिकुलर फंक्शन आया है। अभी हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी ही क्यों है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि ये EM साइन ओमेगा टी हमें मिल रहा है। उससे पहले जो EMF जनरेशन है, EMF जनरेशन बेसिकली होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडे के लॉ हैं जो EMF जनरेशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो हम अभी फैराडेज लॉ को समझ लेते हैं कि फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, राइट। चलिए देखते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। आपने माइकल फैराडे का नाम तो सुना ही होगा। माइकल फैराडे ही वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैराडेज लॉ को इन्वेंट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। वो क्या था, उन्होंने एक कॉइल ली और उस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्टिकुलर मोशन को डिटेक्ट करता है कि उसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि करंट इस पर्टिकुलर कॉइल में किसी भी डायरेक्शन से क्यों ना फ्लो करे, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये ओरिजिनली हमारा इस पोजीशन पर होता है। अगर आप इसकी एक्चुअल केस देखें तो इसका जो पोजीशन है वो इस तरह से होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, या आप कहें कि इसकी जो वैल्यू 0 वैल्यू है वो यहाँ पर है। अब आपका जो करंट है वो किसी भी डायरेक्शन से फ्लो क्यों ना करे, उसके हिसाब से ये अपनी जो एरो है उसको चेंज कर लेता है। ये एरो इस तरफ जा सकता है या इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है। इन सम केसेस इट कैन गो इन दिस कंडीशन ऑल्सो। ये जो दोनों कंडीशन है, पहली ये दूसरी ये दोनों ही कंडीशन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ करंट्स को शो कर रही हैं कि पहले केस में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दूसरे केस में एक नेगेटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है, राइट। तो दिस इज द गैल्वेनोमीटर हियर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय G। और ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ये है एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको कॉइल की तरफ को मूव कराने की कोशिश की उन्होंने। एक्चुअल में ये जो कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगा है ये न्यूट्रल पोजीशन पे था इनिशियली। जैसे ही उन्होंने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ को रोटेट करना शुरू किया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कुछ मोशन हुआ है और उसने अपनी जो पोजीशन है वो 0 से चेंज करके इस डायरेक्शन में कर ली है, राइट। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने इस मैग्नेट को यहाँ पर करके देखा। उसके बाद इतना करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसी मैग्नेट को वापस से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम एक दूसरा डायरेक्ट सर्किट बना लेते हैं। ये है हमारा सर्किट दूसरा, राइट, एंड दिस इज द मैग्नेट हियर NS। उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है मैग्नेट का वो अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, पहले जब हम कॉइल की तरफ को मैग्नेट लेकर आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर ने जो इंडिकेशन दिया वो ये दिया कि देयर इज़ समथिंग,
इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्किट जिसमें कॉइल लगी हुई है और गैल्वेनोमीटर से वो कंप्लीट हो गया, तो देयर इज समथिंग इनसाइड दिस गैल्वेनोमीटर, बट व्हेन ही मूव्ड दिस मैग्नेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसने जो अपनी डायरेक्शन है वो रिवर्स साइड में कर ली, मतलब अपोजिट तरफ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कॉइल को इस तरफ लाए तो करंट की जो डायरेक्शन थी, जो भी इसके अंदर से फ्लो हो रहा था वो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी। उसके बाद जैसे ही आपने मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, वो जो करंट की डायरेक्शन वो रिवर्स हो गई है, वो बदल गई है दोनों की डायरेक्शन से। आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि गैल्वेनोमीटर में किस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया और ये पाया कि दोनों केस में जब भी हम कॉइल के पास मैग्नेट को लाते हैं या उससे दूर करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ बनता है और इस ईएमएफ की वजह से इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होता है। राइट, तो ये एक पहला ऑब्जर्वेशन माइकल फैराडे ने किया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन माइकल फैराडे ने किया था वो क्या था? दूसरा ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक बैटरी ली यहाँ पर एक सर्किट में, दिस इज द बैटरी हियर, ठीक है, और एक स्विच लिया, दिस इज द स्विच। ये स्विच को इस तरफ आप डिस्कनेक्ट करके पूरा सर्किट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट करने के लिए इसको इधर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर एक कॉइल ली, ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा कॉइल आप यहाँ पर लिया एंड फाइनली कनेक्टेड ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर हियर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करते हैं, ये बैटरी लगी है, डीसी बैटरी है, नेचुरली हमें पता है कि दिस इज अ सिंबल ऑफ डीसी बैटरी, राइट। तो उन्होंने देखा कि जब भी ये स्विच क्लोज होगा, इमीडिएटली ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड एंड कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की गई गैल्वेनोमीटर में कि इसने अपनी एक पोजीशन को चेंज किया है और चेंज करने के बाद ये इस तरफ मूव हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कॉइल के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुई, एक म्यूचुअल इंडक्शन डेवलप हुआ है, जिसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर सर्किट से करंट इस पर्टिकुलर सर्किट में ट्रांसफ़र हो गया। और ये गैल्वेनोमीटर ने अपना कुछ मूवमेंट करके ये प्रूव किया कि यस देयर इज समथिंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्किट ऑल्सो। आप इसमें ये जो कॉयल है इसको आप कह सकते हैं प्राइमरी साइड ऑफ कॉयल, इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी साइड ऑफ कॉयल। दिस इज द बैटरी हियर, दिस इज द स्विच एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर, राइट। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया गया? दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। स्विच को क्लोज करने से हमने इसको ओपन कर दिया एंड हमारे पास वापस से हमारी कॉइल्स हैं, दीज आर द कॉइल्स हियर। तो ये देखा गया कि जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया, इमीडिएटली ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, बैटरी एंड स्विच। व्हेनेवर वी ओपन द स्विच, एज सुन एज द स्विच इज ओपन, इमीडिएटली जो करंट का डायरेक्शन पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, जैसे ही इसको ओपन किया गया वैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करके गैल्वेनोमीटर ने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन हुई कि जब दो कॉइल्स को पास पास रखते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करता है दूसरे कॉइल में। क्योंकि आप ये देखते हैं कि पहले कॉइल में तो सोर्स ऑफ बैटरी था, बट दूसरे कॉइल में देयर वाज नो सोर्स ऑफ बैटरी, उसमें कुछ भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी साइड पर कुछ करंट ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। दीज आर द टू कॉइल्स जिसमें हमने कुछ ना कुछ नंबर ऑफ़ टर्न्स लिए हैं। हमारा जो वायर हमने जो वाइंड किया है उस पर नंबर ऑफ़ टर्न्स उसको कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दोनों कॉइल्स में यहाँ पर ले रखे हैं, राइट। अब जो कंक्लूज़न निकला वो कंक्लूज़न क्या था? कंक्लूज़न ये था कि फैराडेज ने दो लॉज को क्रिएट किया जिनको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फैराडेज ने दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ दिए। पहला लॉ क्या कहता है? लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एस्टेब्लिश्ड इन ए सर्किट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग दैट सर्किट इज चेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वही आपने देखा पहले वाले सर्किट में, जब आपने देखा, हम इसकी भी बात कर रहे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जैसे ही ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दोनों कॉइल के बीच में वो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दिस
कॉयल जैसे ये 90 डिग्री रोटेट होकर ऑब्स्टेकल हुई, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। जैसे जैसे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बदलता जा रहा है। तो ये जो पहला लॉ है ये कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जो दो कॉयल के बीच में लिंक हो रहा है, वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड सर्किट में भी आपने यही देखा कि जब दो कॉयल हमारे पास थी, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, दोनों ही साइड में आपने देखा कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, इसमें करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने से दोनों के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो चेंज होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर कुछ हैपनिंग हुई। उसी तरह से जैसे ही आपने स्विच को ओपन किया, स्विच ओपन होती ही बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई, इसका करंट जीरो हो गया। इमीडिएटली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, म्यूचुअल इंडक्शन जो दोनों के बीच में था वो चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल का चेंज होने के साथ साथ आप ये देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इमीडिएटली, राइट। ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, दीज वर द थिंग्स जो एक बैटरी के साथ डिस्कशन किया गया है। और जो भी मूवमेंट्स थे वो इंस्टेंट मूवमेंट्स थे। इंस्टेंट मतलब बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आप कह सकते हैं जो मूवमेंट थे ये ऑब्जर्व किए गए थे, राइट। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, लेट्स सी। सो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है, the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of the magnetic flux linking the circuit। जो सेकेंड लॉ है वो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। पहले लॉ ने बता दिया कि वहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो रहा है, राइट। दूसरे लॉ ने बताया कि जो इंड्यूस EMF है, वो इंड्यूस जो EMF हो रहा है वो कितना है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है। तो इसके बारे में कहा गया है कि वो इक्वल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द सर्किट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, कि कितने समय में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब है अगर हम मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन लिखें तो इट कैन बी रिटन एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ can be equals to the rate of change of flux. Rate of change of flux with respect to time means, let us say the rate of change is phi2 minus phi1. Initially flux phi1 था, उसके बाद कुछ समय बाद phi2 हो गया। उन दोनों का जो डिफरेंस था वो phi2 minus phi1 हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कितने समय में हुआ, लेट्स से ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज डेल टी, राइट। डेल टी जो है वो समय है जितने समय में फ्लक्स हमारा चेंज होके phi1 से phi2 हो गया। ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई बाई डी टी हम लिख सकते हैं। डी फाई बाई डी टी का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। इसके बाद अगर जो कॉयल है, कॉयल में अगर हम माने कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेट्स से कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, तो टोटल कॉयल में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल विल बी इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू n इंटू डी फाई बाई डी टी, बिकॉज डी फाई बाई डी टी वॉज द इंड्यूस्ड ई एम एफ। जो वन टर्न की एक कॉयल में हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक हैं तो ई एम एफ कितना प्रोड्यूस हुआ, ई एम एफ वॉज डी फाई बाई डी टी। बट इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉयल तो हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है दैट विल बी इक्वल्स टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी, राइट। तो ये डी फाई बाई डी टी हमारा एन इंटू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई, ये हमारा हो गया EMF induced in a magnetic circuit by using Faraday's law of electromagnetic induction, right। इसके बाद ये जो EMF है इसकी एक डायरेक्शन बताने के लिए एक लॉ है दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, लेट्स सी। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ, LENZ लॉ। इस लॉ का बेसिकली जो यूज़ है वो ये है कि जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसमें किस तरह से साइन को हम लगा सकते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि क्या है इसके बारे में। तो देखिए ये है लेंज लॉ का स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द वेरी कॉज विच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट। इट मीन्स जो इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हमारा अपियर हो रहा है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में, नेचुरली अगर वहाँ पर ईएमएफ है तो करंट भी होगा, वो करंट भी इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा, राइट। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द वेरी कॉज। वेरी कॉज मतलब कि जिस वजह से, जो प्राइम कॉज है इस इंड्यूस्ड करंट को इंड्यूस करने वाला, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन का मतलब है कि अगर एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका एक कॉज रोटेट हो रहा है, जा रहा है, जैसे फ्लक्स आप कहें कि फ्लक्स आपका एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो
ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ पर मतलब है कि ये जो लेंज लॉ को अगर हम इंट्रोड्यूस करें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो जो ईएमएफ हमने लिखा था इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, बिकॉज फाई इज द मेन कोज। फाई जो है वो हमारा मेन कॉज है, वेरी कॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो फाई इज द वेरी कॉज एंड दिस इज समथिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है ईएमएफ को। सो फाई और ईएमएफ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए वील इंट्रोड्यूस इन नेगेटिव साइन हेयर, जो कहता है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव साइन यहाँ पर आना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम ईएमएफ के एक प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सो दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलॉन्ग विद द लेंज लॉ। इसमें हमने दोनों लॉज को एक साथ इंट्रोड्यूस करके जो फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है वो ये है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाय डी टी, राइट। तो दिस इज हाउ वी से कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जब भी एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है, चेंज होता है, तो ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ इस नेचर का होता है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि जो भी ईएमएफ यहाँ से प्रोड्यूस हुआ वो ये साइनसोइडल नेचर का ही है या नहीं। हम ये चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ईएमएफ, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, क्या इसकी हेल्प से हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, राइट। तो चलिए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, लेट्स सी। सो डेरिवेशन के लिए हमने एक फिगर यहाँ पर कंसीडर किया है। इस फिगर में आप देखिए जो लाइनें आपको दिख रही हैं, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस, जो हमने कहा था नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रही हैं। आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल हमारा मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रही हैं। और ये वो कॉइल है जिसको हमने अर्लियर प्लेस किया था। अभी हमने क्या किया, उस कॉइल को मूव किया है इस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ को एक लिटिल बिट एंगल से। लेट्स से कि ये जो एंगल है दिस इज थीटा, लेट्स से कि दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इन टी, राइट। हमने क्या किया, इनिशियली अगर आपका ये कॉइल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन को हमने माना है t इक्वल्स टू 0 टाइम, मतलब इस पोजीशन पे आपका मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है। एंड लेट्स से कि ये वो पोजीशन है जहाँ पर t इक्वल्स टू 0 है। हमने क्या किया, इस इंस्टेंट से t इक्वल्स टू 0 एज्यूम करते हुए इस कॉइल को कुछ समय के लिए रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा, एंड वो जो एंगल बनाया इसने, वो एंगल बनाया थीटा का, दैट इज ओमेगा टी, राइट। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो टी सेकेंड में कितना हमारा एंगल रोटेट हो गया है, टी सेकेंड में हमारा जो थीटा हो गया है वो हो गया है ओमेगा टी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल थीटा, द एंगल थीटा थ्रू विच द कॉइल इज rotated in t seconds, ठीक है। द एंगल थीटा थ्रू विच द कॉइल इज रोटेटेड इन t सेकेंड्स कितना है, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद द टाइम, दैट इज ओमेगा इनटू टी। अब इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में आपके इस फ्लक्स के दो कंपोनेंट्स होंगे। इनिशियली जब आप देखेंगे ये जो इस पोजीशन पे था, तो जो वर्टिकली आपका फ्लक्स मिल रहा था आपको, वो मिल रहा था फाई मैक्सिमम। जैसे ही उसने यहाँ पर इसको रोटेट किया, वैसे ही जो फ्लक्स है उसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा, ब्लैक पेन से बनाते हैं, एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर होगा जो कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज फाई एम कॉस ओमेगा टी, और एक कंपोनेंट आपका अलोंग विद द कॉइल होगा, दैट इज फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये दो कंपोनेंट होंगे। आप देखिए जब ये इनिशियली इस पोजीशन पे था तो आपका जो फ्लक्स था वो फाई मैक्सिमम था। जैसे ही उसने एक एंगल के साथ रोटेट किया, आपके फ्लक्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व होके आए। पहला कंपोनेंट अलोंग विद द वाई एक्सिस वो है फाई एम कॉस ओमेगा टी, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फाई एम साइन ओमेगा टी, राइट। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई हैं। इन दोनों में से जो फ्लक्स लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो है आपका फाई एम कॉस ओमेगा टी, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आपका, जो कि प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ये जो कंपोनेंट है फाई एम साइन ओमेगा टी, दिस विल नॉट बी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स, क्योंकि ये आपका पैरेलल लाइन के साथ है, राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब फाई एम कॉस ओमेगा टी हमारे लिए फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला कंपोनेंट होगा। नाउ द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल, फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल कितना हो गया, फ्लक्स लिंकेज
of the coil is equals to number of turns multiplied with the linkage flux. नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है n, फ्लक्स लिंकिंग है phi m cos omega t. दिस इज द फ्लक्स लिंकेज. नाउ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया? दिस इज द टोटल इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिंकेज. इंस्टेंटेनियस फ्लक्स linkage is equals to n phi m cos omega t. ठीक है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिंकेज. नाउ हमें पता है कि जो EMF इंड्यूस्ड है वो किसके बराबर है? EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n d phi बाय dt, या फिर आप कह सकते हैं n इंटू फाई इज नथिंग बट द फ्लक्स लिंकेज. यहाँ पर जो n इंटू फाई है उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, राइट. फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंकिंग n इंटू फाई. तो हमने यहाँ पर जो निकाला है वो फ्लक्स लिंकिंग निकाला है. दैट मीन्स जो EMF होगा दैट EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू E that is minus of n d phi by dt, or we can write it as minus of d by dt of n phi m cos omega t, because हमारा जो फ्लक्स लिंकेज था वो था n phi m cos omega t. उसको हमने उठा के यहाँ पर पुट कर दिया है, जिसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है. डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट E इज इक्वल्स टू, हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू phi m n, बाहर निकाल लेते हैं, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं. माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी हमारा डिफरेंशिएशन के लिए अंदर रहेगा, एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट phi m n. ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा. कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, तो इट विल बिकम साइन ओमेगा टी. और यू कैन राइट इट एज, आपको मिला phi m इज इक्वल्स टू phi m n ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन में ओमेगा टी की वैल्यू ज़ीरो रख दें तो साइन ओमेगा टी ज़ीरो हो जाएगा, और अगर साइन ओमेगा टी ज़ीरो हो जाएगा तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, राइट. अगर आप ओमेगा टी की जगह पर पाई बाई टू रखें तो पाई बाई टू रखने के बाद साइन ओमेगा टी आपका 1 होगा, और साइन ओमेगा टी आपका 1 होगा तो ई की वैल्यू आपको मिलेगी phi m n ओमेगा. हम रख के देख लेते हैं. इफ़ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ़ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, then sin omega t will be equals to 0 and E will be 0. If omega t is equals to pi by 2, then sin omega t will be equals to 1 and E will be equals to phi m n omega, राइट. ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं. साथ ही साथ अगर आपको वेवफॉर्म याद हो तो उस वेवफॉर्म में हमने बताया था कि दिस इज ओमेगा टी, दिस इज 0, this is pi by 2. At this omega t equals to 0, EMF was 0. At this omega t is equals to pi by 2, EMF was maximum. इस तरह की वेवफॉर्म थी अगर आपको याद हो, ठीक है. और इसको हमने नाम दिया था क्या? EM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF जनरेटेड. ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो फंक्शन है phi m n ओमेगा, ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट EM. ठीक है, दिस इज नथिंग बट EM. सो व्हाट वी कैन राइट इट? सो we can write it as E is equals to EM sin omega t. ठीक है, ये देखिए ये वही फंक्शन है जिस फंक्शन की हमने बात की थी, जिस फंक्शन का हमने साइनसोइडल वेवफॉर्म बना के भी दिखाया था. ये वाला फंक्शन ये हमारे पास मिल गया है, E is equals to EM sin omega t. So this is called instantaneous value of the EMF. Why it is called instantaneous value of the EMF? ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF है, हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू जितनी भी हो उसके हिसाब से E की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक हियर व्हेन ओमेगा टी वाज 0, EMF वाज 0. व्हेन ओमेगा टी वाज 90 डिग्री, EMF was EM, maximum value, right? That is why we call it as instantaneous value. At any instant it will change, at any time of instant it will be keep on changing. That is why it is called alternating EMF, alternating value of the EMF. ठीक है, and why it is called sinusoidal? It is called sinusoidal because if we put the value of omega t changing from 0 to 360 degree, तो जो कर्व आएगा ओमेगा टी वर्सेस ई का, वो कर्व आपको एग्जैक्टली इस तरह का ही मिलेगा. ठीक है, अगर आप इसमें ओमेगा टी की वैल्यू को 0 से लेके 360 डिग्री तक के लिए चेंज करें तो जो आपको कर्व मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा. दिस विल बी द कर्व.
you will get. At this point of time, omega t pi by 2, this will be EM, maximum EMF. At this point of time, you will get minus of EMM. At this point of time, it is pi, you will get 0. This is 3 pi by 2, this minus EM, and this is 2 pi. ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी जिसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन. एक्सिस पे है आपके पास ओमेगा टी, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ सिंगल फेस ईएमएफ, राइट. ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, कौन कौन से लॉज उसमें इन्वॉल्व है, ये चीज़ें हमने यहाँ से इस वीडियो में सीखी हैं. फैराडेज लॉ हमने सीखा है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट हमने सीखा है, और साथ ही साथ हमने प्रूव किया कि फैराडेज लॉ को अप्लाई करके जो फंक्शन बनकर आता है ईएमएफ का, वो कौन सा फंक्शन है, जो हमने डराइव करके पाया कि E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी इज़ द फंक्शन जो कैलकुलेट होके आया है. साथ ही साथ हमने इसका कर्व प्लॉट करके देखा ओमेगा टी का अलग अलग वैल्यूज़ को रखते हुए 0 से 360 डिग्री तक, तो वो आपको एक फंक्शन मिला जो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म. ठीक है, ये 0 वैल्यू यहाँ पर है, राइट. तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखी हैं. अब जो अगला हम लेक्चर बनाएंगे, अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे. जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करते टाइम हम कह सकते हैं, जिनके नाम हम बार बार यूज़ करेंगे, वो सारे टर्म्स क्या हैं, उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एक तो ये चीज़ हम अगले आने वाले लेक्चर में सीखेंगे. दूसरी चीज़, जो अगला जो वीडियो होगा, वो वीडियो आपको बताएगा कि ये जो हमने अभी देखा जनरेशन होके आया है, साइन फंक्शन आया है, तो ये साइन फंक्शन ही क्यों है, हम कोई और फंक्शन क्यों नहीं ले सकते. देयर आर सो मेनी फंक्शंस अवेलेबल. आपको पता ही है मैथमेटिक्स में देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ फंक्शंस. तो वाई उन फंक्शंस को यूज़ नहीं किया गया है, साइन फंक्शन ही हमने क्यों कंसिडर किया है, वाई ओनली साइन वेव इज बीइंग कंसिडर्ड इन ऑल्टरनेटिंग एनालिसिस. ठीक है, ये दो चीज़ें हम अगले आने वाले वीडियो में समझेंगे. टिल देन आप ये वीडियो पढ़िए, अच्छे से सुनिए इसको, इसके अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उन सबको समझने की कोशिश करिए. अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं. इसके अलावा एक टेलीग्राम लिंक भी आपके पास अवेलेबल है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, राइट. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ सकें, सीख सकें, और इस चैनल पर बने रहें ताकि आपको सारे वीडियोस एक साथ एक ही जगह पर मिलें, पूरा सिलेबस को कवर करते हुए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.